साहित्य निधि में आज सुनिए लोक कथाओं के जादूगर कहे जाने वाले राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध लेखक विजयदान देथा जी की लिखी हुई कहानी अदीठ। किसी को एहसास हो चाहे ना हो, आंख और कान के परे सच्चाई तो अपना खेल खेलती ही है। जानते हुए भी किस मुश्किल से विश्वास होता है कि सूरज के तब तेज की ओट में रात दुबकी रहती है और रात की काली यवनिका के पीछे सूरज। प्रीत के प्रत्यक्ष आख्यान तो बहुतेरे लिखे गए, न कोई सीमा न कोई अंत, मगर अजाने अदीठ प्रेम की वार्ता तो संयोग से मेरे ही हाथ लगी। बात पोशी के सिरमौर सुदर्शन ने मोद उत्साह से दूसरी बातें तो मुझे काफ़ी लिखाईं, पर बार बार उकसाने के बावजूद भी उसने कभी जाने अनजाने ये अपना गोपनीय संस्मरण नहीं सुनाया। टाल मटोल के बहाने टरका देता। आसानी से पकड़ में आने वाला वो बंदा नहीं। पुख्ता तौर पर जानता हूँ कि ये किस्सा बाँचने पर मुझसे काफ़ी नाराज़ होगा, पर लेखक की कलम किसी का लिहाज संकोच नहीं रखती। इस मर्म को भी वो मुझसे ज़्यादा जानता है। कुछ दिन रूठा रहे तो रहे। तो क्या तिलवाली नर्स के द्वारा मुझे इस भेद का पता लगा? बेर खाने से मतलब है या बोरटी से? बोरटी की पड़ताल छोड़िए, कांटे चुभेंगे। उजले निर्मल चित्त से ये कथा बाँचिए। मुझे लिखने से जितना आनंद नहीं मिला उतना आपको बाँचने से मिलेगा। इसमें कोई खामी हो तो मैं उलाहना मंजूर करने के लिए तैयार हूँ। निशंक उलाहना दीजिए। अक्ल तो सुदर्शन में यूं ही ज़रूरत से ज़्यादा है, फिर भी अक्ल दाढ़ की कसक से राम जाने अक्ल बढ़ी या नहीं, मगर दर्द या पीड़ा में कोई कसर नहीं थी। अंतस की तमाम सुध-बुध दाढ़ के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। कभी सोता, कभी उठता और कभी विभिन्न पोथियों के पन्ने टटोलता, पर छटपटाते मन के लिए कोई भी उपाय कारगर नहीं साबित हुआ। जस तस दांत भींचकर सारी रात बहादुरी का इजहार करता रहा, मगर ढलते अंधेरे तक एकदम पस्त हो गया। यदि दांत के बदले दूसरा कैसा भी दर्द होता तो कुछ भी परवाह नहीं करता, लेकिन दाढ़ की ये कसक तो कैसा भी शूरवीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसकी तो बिसात ही क्या है। वो केवल बुद्धिजीवी है, अपने जमाने के चलन का बुद्धिजीवी। फिर भी आइंस्टीन की सापेक्षता इस पीड़ा के माध्यम से इस बार जैसी समझ में आई, वैसी बार बार पढ़ने पर भी पल्ले नहीं पड़ी। ऐसा महसूस हुआ कि मानो आइंस्टीन के रूप में उसने स्वयं इस सिद्धांत की खोज की हो। अगाढ़ ऊँग के सहारे चुटकियों में ढलने वाली रात लंबी ही लंबी पसर गई, जैसे ढलना बिसर गई हो। रात के झिलमिल उजास में कई युग के युग उथल गए, पर कलमुही रात का अंत नहीं आया। वक्त के सीने में ऐसा सुदृढ़ खूंटा गाड़ने वाला ये गुरु कौन है? प्रतिक्षण चुपचाप उड़ने वाला समय इस तरह पंगु कैसे हो गया? चांद की जगमग चांदनी ऐसी म्लान, कुरूप व घिनौनी होती है क्या? तारे तारे में मवाद की चमकती कसक झप झप कर रही थी। आज ही अच्छी तरह पता चला कि चिड़ियों की चकचक, कौओं की काँव काँव से कम कर्कश नहीं होती। और ये उच्छृंखल सूरज जो बड़ी मुश्किल से एक रात मुँह छिपाए रहता था, सो आज हजार हजार जुड़वा रातों तक कहाँ भग गया। नित्यकर्मी सूरज की ऐसी अविश्वसनीय प्रतिष्ठा तो नहीं जानी थी। कहीं दक्षिणी ध्रुव वाली लंबी लरक 6 माही रात इधर तो नहीं फिसल गई। अक्ल की उधेड़ बुन भी उसके सुख से कम नहीं होती। अक्ल दाढ़ के सतर्क करने पर सुदर्शन को कैसी कैसी अनहोनी बातें उपजने लगी। समझ नहीं पड़ता कि ये अक्ल का दर्द है या नई दाढ़ का। दाढ़ के अकिंचन अंकुर से जब ऐसी कसक तिलमिलाती है, तब प्रसव की वेदना का तो पार ही क्या। ये औरत ही है जो ये वेदना बर्दाश्त कर लेती है। धन्य है उसकी वज्र छाती को। फिर भी लिजलिजा मर्द उसे अबला मानता है। यदि औरत के बदले मुछंदर मर्द को प्रसव का सामना करना पड़ता तो 9 महीने की बात तो दरकिनार, 9 बरस ही उसका पीछा नहीं छूटता। ये तो औरत का ही चमत्कार है कि वो नए इंसान को अपनी सुकोमल पंखुड़ियों से जन्म देती है। काफ़ी देर तक पोथी बाँचे बिना सुदर्शन को नींद ही नहीं आती थी। अक्षरों की अनगिनत सीढ़ी दर सीढ़ी उतरकर रिमझिम नींद उसकी आंखों में ऐसा पड़ाव डालती जैसे साथ छोड़ना ही नहीं चाहती हो। लेकिन आज जिस किसी पोथी का आसरा झेलता वो अनगढ़ पत्थर की तरह लगती। अक्ल दाढ़ की छटपटाहट के मारे न लाओत्सो से मन बहला, न कन्फ्यूशस से, न वेद न उपनिषद, न जैन न सांख्य, न पंचतंत्र न कालिदास, न भवभूति न शेक्सपियर, न गेटे न होमर, न शिलर न नीत्शे, न चेखोव न कबीर, न रवि बाबू न शरद बाबू, न ज्वाइग न कजान जाकिस से, न
दोस्तोयेवस्की से कुछ सहारा मिला, न विक्टर ह्यूगो, न माल्ज़क और न गोर्की से ही कुछ गरज सरी। आस लगाकर एक एक पोथी से शरण मांगता और परेशान होकर वापस वहीं छिटका देता। नई दाढ़ की कसक चटकाती अक्ल ने किसी के तिनके जितनी भी परवाह नहीं की। वो तो केवल अपनी ही पीड़ा में खोई हुई थी। अक्ल के दरियाव सुदर्शन ने खूब मगजमारी की, पर पीड़ा के मारे उसकी कुछ भी दाल नहीं गली कि सहसा उसकी हारी थकी नज़र फिर अलमारी की पोथियां टटोलती एक कत्थई पोथी पर अटकी। सुनहरी चित्रकारी के आकर्षण ने उसकी आंखों में उन्माद पैदा किया, या अन्ना करेनिना की विशुद्ध प्रीत ने। जैसी अन्ना की अपूर्व छवि, वैसा ही इस पोथी का विलक्षण प्रभाव। दो दो रूप का सम्मिश्रण शायद कुछ करिश्मा कर दिखाए। पिता में तोलस्तोय की विलक्षण दाढ़ी अन्ना के बहाने तुष्टमान हो जाए तो हो जाए। अन्ना के जादुई प्रभाव की तो बानगी ही न्यारी है। यदि शुरुआत में ही ये उपाय सूझ पड़ता तो सारी रात तकलीफ क्यों उठानी पड़ती। अचानक दाढ़ की पीड़ा को क्षण भर के लिए भुलाकर सुदर्शन की आंखों के सामने किट्टी के प्रसव का दृश्य चित्रित हो उठा। कसकती टीस पर मानो किसी अमोघ बूटी ने अचिंत्य प्रभाव उत्पन्न किया हो। पोथी का पन्ना पन्ना सुपरिचित था। दूसरे प्रयास में प्रसव से पीड़ित किट्टी उसकी चेतना में टसकती महसूस हुई। लेविन की परेशानी का पार नहीं था। कभी किट्टी के करीब आता तो कभी दूर खिसक जाता। दूर रहने पर छटपटाती अर्धांगिनी के पास जाने को मन तड़पता, और प्रत्यक्ष सामना होते ही उसका हौसला लड़खड़ा कर दूर खिसक जाता। किट्टी पति को सांत्वना देने की खातिर जबरदस्ती मुस्कुराती, मगर मुस्कुराहट का पहले जैसा तेज ही कहाँ रहा। चस मस चीज के मारे उसकी चेतना ऐंठने लग जाती। विक्षिप्त लेविन कभी दूर कभी पास तो कभी दूर, कभी कोई बहाना कभी कोई मुगालता। हे ईश्वर, रति के आनंद का आखिर ये अंजाम हुआ। ऐसा पता होता तो किट्टी की छाया के पास तक नहीं फटकता। आनंद की उस सर्वोपरि समाधि में ये पीड़ा कहाँ दबी हुई थी। आनंद में गलभैयाँ और विपदा के समय दूर। अपने आप को ऐसा कृतज्ञ तो नहीं समझाता, पर पीड़ा की जकड़ में छटपटाती किट्टी की पुतलियों में दुत्कार के बदले गाढ़ी प्रीत नजर आई। तुम पुरुष इस पीड़ा के आनंद को क्या जानो। डॉक्टर को बुलाने की जल्दबाजी में लेविन मानो पाखों के सहारे दरवाजे तक उड़ता गया हो, पर डॉक्टर तो अभी तक सो रहा था। ऐसी आपद की घड़ी में हरामी को नींद आई तो क्यों कर आई। ऐसी खुदगर्ज दुनिया पर वज्रपात भी तो नहीं होता। आलसी डॉक्टर पर लेविन का गुस्सा भीतर ही भीतर उबल रहा था। उसकी ढील का एक एक पल उसे बरस जितना लंबा लगा। किट्टी के प्रसव पीड़ा के अलावा उसके लिए दुनिया में किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं था। बेहद अचरज की बात कि लेविन की परेशानी के फलस्वरूप स्वयं सुदर्शन की खातिर दाढ़ की कसक विस्मृत हो गई। किट्टी के प्रसव की पीड़ा में अक्ल दाढ़ की टीस गहरी ही गहरी उतर गई। समझ नहीं पड़ता कि वो प्रसव किट्टी को हुआ या तोल्स्टॉय को या लेविन को। कहीं खुद ब खुद सुदर्शन ही उस टक स्टेज पर तो नहीं सो गया। लेविन की आंखों के सामने सारी दुनिया दूर सलग रही थी कि अकस्मात उसके कानों में जच्चा रानी का प्रसव खिलने की भनक सुनाई पड़ी। आखिर चूहे की नाई लाल लाल बच्चे पर नजर पड़ते ही लेविन के दिल में गुस्सा भड़क उठा। कह करने वाली इस बालिष्ट भर की लोथ को उनके आनंद में खलल डालने का क्या अधिकार था। आखिर क्यों उस अनहद आनंद को इस पीड़ा में तब्दील होना पड़ा। पिता को जबरदस्त झुंझलाहट हुई, पर किट्टी के समझाने से मुस्कुराने से उसकी खीज निथर गई। किंतु किट्टी को आराम मिलते ही सुदर्शन के सूजे हुए मसूड़े में फिर वैसी ही टीस उठने लगी। वो फिर शुरुआत से किट्टी के प्रसव की उपचारी पंक्तियां पढ़ने लगा। किट्टी के प्रसव का जादुई चमत्कार कि वो फिर अपनी पीड़ा को नितांत बिसर गया। लेविन से तो बहुत दिनों बाद उसका ब्याह हुआ था। पहले वो ब्रेंस्की से प्रेम करती थी। वियोग में बड़ी खतरनाक बीमारी का भी सामना करना पड़ा। हाँ, ब्रोंस्की को भी एक बार दांतों की ऐसी ही पीड़ा जगी थी। सुदर्शन ने झटपट पन्ने टटोल कर उन पंक्तियों को पढ़ना शुरू किया, मगर ब्रोंस्की के दांतों की कसक का एक करिश्मा ही कहाँ था जो वह अपनी पीड़ा को बिसर पाता। वो फिर किट्टी की चसमस चीसों में खो गया। केवल औरत की पीड़ा में ही दुनिया का दर्द समाहित है, अन्यथा अब तक सब सत्यानाश हो जाता। स्वयं चस पीड़ा में दोहरी होकर वो सारे संसार को आनंद बांटती है। केवल औरत में मनुष्य की माँ बनने का सामर्थ्य है। बेचारे अक्षम पिता की क्या बिसात। न कुत्ते को जोर पड़ता है और न गधे को। कोरे मोरे बाप बनने में क्या तकलीफ है, एकदम सीधा और सरल काम। तो ब्याह होने पर सुदर्शन को भी बाप बनना पड़ेगा। अंत में घिन उपजी।
उसे ऐसी नामवरी नहीं करनी। ना ब्याह करेगा ना बाप बनेगा। बाप का तो सपना भी बुरा है। हाँ, अन्ना कैरेनिना भी तो सेरोजा की माँ बनी थी। औरत थी इसलिए माँ बन सकी। उफ, अब कहीं इस अहदी सूरज को उगने का मौका मिला। आखिर चिर सौभाग्यवती रजनी को भी प्रसव हुआ। किट्टी की तरह वो भी अब तक छटपटा रही थी। सांवली रात को सूरज जैसा बेटा नसीब हुआ। गोल मटोल तब तेज का पुंज, उजाले का सुनहरा थाल आया। सूरज भी रजनी की सुकोमल पंखुड़ियों से बाहर आया। सारे संसार में जगमग उजास ही उजास। कैसे विचित्र तब तेज का सिरमौर है ये बाल गोपाल। प्रसव की पीड़ा के बिना ये प्रकाश कहाँ। हे राम, जब मसूड़े की सूजन में नई दाढ़ के अकिंचन अंकुर से ऐसी असह्य टीस उठती है तो प्रसव की पीड़ा का कितना क्या दर्द होता होगा। सुदर्शन बार बार इस अपूर्व बात पर विचार करने लगा। दर्द सुदर्शन को है, कोई डॉक्टर को तो नहीं। तब वो अस्पताल आने की क्यों जल्दबाजी करेगा। जिससे दर्द हो वही सहे। चीरा लगने पर शायद दाढ़ के साथ साथ अकल को भी बाहर आने का बहाना मिल जाए। चाहे कितना बुरा भला हो, अस्पताल के आश्रय बगैर नहीं चल सकता। मौत आने पर मरना अवश्यंभावी है। उसी प्रकार बीमार होने पर शिक्षित व जागरूक व्यक्तियों के लिए अस्पताल पहुंचना जरूरी है। टॉलस्टॉय की पोथी के जोश जोश में गाल पर चौलड़ा रुमाल दबाकर वो अस्पताल पहुंचा। अन्ना कैरेनिना को सहलाता हुआ, टटोलता हुआ, बार बार तोल तोय की विलक्षण छवि निहारता हुआ। शायद उसकी चमत्कारी दाढ़ी में बैठने से कसकती पीड़ा को कुछ शांति मिल जाए, कोई अमोलक मोती हाथ लग जाए। प्रसव की पीड़ा को ध्यान में रखकर ही शायद जनाने अस्पताल में इसी मंशा से दांतों की पीड़ा के निमित्त भी एक अलहदा कमरे की गुंजाइश निकालनी पड़ी। एक बार फिर आर पार नजर गड़ाकर सुदर्शन तोलस्तॉय की दाढ़ी व आधे अधूरे बालों को निहारने में डूब गया। मनुष्यों की दुनिया पर दाढ़ी वालों का ही समूचा आलम है। डार्विन का, मार्क्स का, फ्रायड, लेनिन, टॉलस्टॉय और रवि बाबू का। हो ची मिन्ह की छोटी हुई तो क्या थी, तो दाढ़ी ही। फिर जोर से टीस उठी। यदि कई दिन तक ये दर्द नहीं मिटा तो, डॉक्टरों के प्रपंच से भी कोई उपचार नहीं हुआ तो, इस बार ये दर्द मिटने पर वो भी जरूर दाढ़ी रखेगा। आलम का डंका बजे न बजे, दाढ़ी वाले दिव्य पुरुषों की नकल करने में क्या बुराई है। पर एक बार ये नाक डसी पीड़ा मिटे तो सही। इस तकलीफ देह पीड़ा को इसी नाजुक जगह पर अपनी हैवानियत का प्रदर्शन करना था। किसी दूसरी जगह कैसा भी दर्द होने से ना तो उसकी कुछ परवाह करता और ना अस्पताल की ओर मुंह करता। दांत का दर्द बेहद असह्य होता है। इसके सामने सारे दर्द नगण्य हैं। सचमुच स्वस्थ काया से श्रेष्ठ अन्य कोई सुख नहीं। सुख का भोग करने वाली काया ही जब छटपटाने लगे तब सुख का स्वाद क्यों कर चखा जा सकता है। केवल काया निरोगी रहनी चाहिए। दूसरे सुख बरसें तो अच्छी बात, ना बरसें तो अच्छी बात। अक्ल दाढ़ की टीस उठते ही स्वस्थ सानंद काया का महात्म्य कैसा जल्दी समझ में आया। वास्तव में अक्ल को कुछ धार लगी तो है, मगर अक्ल के परिष्कार की खातिर दर्द क्यों जरूरी है। बगैर दर्द अक्ल बढ़ती तो क्या कसर रह जाती। टॉलस्टॉय तो शायद ही अस्वस्थ हुआ हो। बड़ा जतन रखता था, काया का काया है तो सब कुछ है। मुर्दा या तो गहरी कब्र में दफन होता है या चिता में जलता है। पर एक बात निश्चित है कि मुर्दे को किसी तरह की पीड़ा नहीं होती, ना अक्ल दाढ़ की और ना सिर दर्द की। कहीं से भी काटो छुओ कैसे ही जलाओ, योग साधने पर शायद पीड़ा का एहसास ही ना हो। जीवित काया को यदि पीड़ा का एहसास ना हो तो और क्या चाहिए। इस बार अक्ल दाढ़ से सटने पर अवश्य योग सीखेगा। कमरे के सामने ठसाठस भीड़ की आस थी, मगर कहाँ एक बच्चा तक नजर नहीं आता। केवल एक अधबुड़ फरासिन खादी के मैले कुचैले मसौते से पोछा लगा रही थी। तो क्या सुदर्शन के अलावा किसी के भी दांतों या मसूड़ों में दर्द नहीं हुआ। अच्छा ही है, जल्दी फारिग हो जाएगा। समय की इफरात के कारण डॉक्टर ध्यान से देखेगा। जल्दी आने का तो कोई मुकाबला ही नहीं। भला गर्जवान को धीरज कैसे हो सकता है। हाँ, ब्रोंस्की का प्यार कोख में पूरा पसरते ही अन्ना को प्रसव के समय यह अंदेशा हो गया था कि वो शायद ही बचे। पर दाढ़ की कसक से प्राणों की जोखिम तो क्या होगी। प्रसव की तो पीड़ा ही अनूठी है। बच्चा फंसने पर मौत की मनमानी टलना मुश्किल है। अन्ना करेनिना को भी कैसा भयंकर डर लगा था। प्यार के उन्माद की अपेक्षा मौत का डर बड़ा होता है। बाबूजी, पाँव थोड़े ऊपर लीजिए। सुदर्शन कुछ चौंका।
अन्ना की प्रीत वाला प्रसव दूर हटाकर सामने देखा। फरासिन बाल्टी में मसौता निचोड़ती हुई बोली, बहुत जल्दी आ गए, दांत का दर्द ऐसा ही होता है, चैन ही नहीं पड़ता। सुदर्शन ने पांव ऊंचे किए तो वो अधेर काम में मगन हो गई, मानो पोछा लगाने से बेहतर कोई दूसरा काम नहीं है। चिपचिपी मैली ठौर पोछा लगने से ही तो चमकती है। किरमची पोथी की सुनहरी चित्रकारी से नजर मिलते ही सुदर्शन को ध्यान बंधा कि गीले मसौते से फर्श पर पोछा लगता है तो ज्ञान की पोथियों से अक्ल पर पोछा लगता है। क्या अन्ना की तरह इस फरासिन ने पति के अलावा किसी और से प्रेम नहीं किया? जरूर किया होगा। दुनिया की तमाम औरतों के पवित्र अंत में अन्ना छिपी रहती है। पति तो केवल घर का संरक्षक है, संतान का अधिकारी है, वंश का परिचालक है, मगर घर परिवार से स्वतंत्र अन्य प्रीत के अलावा औरत के रूप यौवन का वर्चस्व ही क्या है? उफ, दाढ़ की टीस के मारे सोचने का सारा क्रम ही टूट जाता है। दांत भींचकर फरासिन से पूछा, डॉक्टर साहब कब आएंगे? डॉक्टर साहब? वो मुस्कुराकर कहने लगी, इतनी जल्दी डॉक्टर साहब कहाँ, वे तो समय पर ही आएंगे, 8 बजे। तब तक पोथी से मन बहलाइए, अभी तो 7 ही नहीं बजे। सुदर्शन ने चाबी के खिलौनों की तरह हाथ उठाकर घड़ी देखी। 7 बजने में 4 मिनट बाकी थे। क्यों, बिल्कुल ठीक बताया मैंने? हाँ वाकई अभी तो 7 ही नहीं बजे। सुदर्शन के बोलने का लहजा कुछ ऐसा था मानो उसे घड़ी की अपेक्षा फरासिन की बात पर ज़्यादा एतबार हो। बाबूजी, घड़ियों के भरोसे समय का पता नहीं चलता। बाल्टी के गाढ़े पानी में मसौता डालकर दोनों हाथ सामने करती कहने लगी, मेरे तो हाथ ही घड़ी की सुइयां हैं, काम करने के साथ साथ ही एक एक पल का पता चलता है। ये घड़ियों के पिंजर तो निठल्ले लोगों का मन बहलाव है। हम मजदूर तो समय के साथ कदम मिलाकर चलते हैं, क्या समझे? मेरी सीख मानो तो पोथियों के कचरे में ज्ञान टटोलना बेकार है। जितना ही गंदा काम करोगे उतना ही ज्ञान फलेगा। काम से छूत रखने पर कपड़े तो जरूर सफ़ेद झक रहते हैं, मगर अक्ल दिन ब दिन मैली होने लगती है, क्या समझे? सुदर्शन को पहली मर्तबा सफ़ेद पैंट की खातिर शर्म महसूस हुई, जैसे इसके द्वारा जाने अनजाने बड़ा दुष्कर्म हो गया हो। झेप मिटाने के लिए धीरे से बोला, इतनी जल्दी नहीं आता तो ऐसी अमोलक सीख कब मिलती? अमोलक सीख? फरासिन खिलखिल कर हंसते हुए बोली, ऐसी बातें तो मेरे भंडार में भरपूर भरी हैं, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। भगवान ने मुंह में जीभ दी है तो लिख लिख करने के लिए थोड़ी ही दी है, क्या समझे? पोचे के सर्वोत्तम काम की तुलना में उसे अपनी बकवास भद्दी लगी तो तुरंत होंठ सीकर पोछा लगाने में रुंध गई। ना हंसी ना मुस्कुराई और ना सुदर्शन की तरफ वापस मुंह फिरा कर देखा। सुदर्शन उसकी पीठ बाँचता रहा और वो अत्यधिक उत्साह से अपना काम सलटाकर पास के कमरे में घुस गई। सूजे हुए मसूड़े पर जीभ का परस भी नहीं सुहाया, सर में सन्नाटा कौंध गया। जोधपुर जैसे बड़े शहर में अब तक दांतों का अस्पताल भी अलग से नहीं बना। कैसी विकट जरूरत है, आँख कान और गले से भी ज़्यादा। दांतों के प्रताप से ही तो काया में उजाला है। जिस दिन किसी बड़े नेता के दांतों में टीस उठेगी उसी दिन अलग अस्पताल की नींव लग जाएगी। ईश्वर करे बड़े बड़े नेताओं के रोज़ एक्सीडेंट हों, रोज़ नई नई बीमारियां हों, अपने आप चौड़ी सड़कें बन जाएंगी, उम्दा अस्पताल खुल जाएंगे। 4 लाख आदमियों के मुंह में कम से कम 3.5 लाख बत्तीसी हैं, कोई ना कोई दांत तो दुखता ही होगा। पर फिलहाल तो इस जनाने अस्पताल में केवल एक कमरे से ही काम चल रहा है। डॉक्टर हीरानंद अडवाणी दोनों अस्पताल संभालते हैं। 11 बजे तक उम्मेद अस्पताल और 1 बजे तक गांधी अस्पताल। केवल अस्पताल का नाम बदलने मात्र से जनता का दुख दर्द नहीं मिटेगा। ये नेतागण अपने दांतों से खाना चबाते हैं या अकल चबाते हैं? वास्तव में अकल की कमी तो इन लोगों में है। प्रतिवर्ष नई अकलदाड़ आनी चाहिए। केवल एक सूने कोने में काली तख्ती लिखने से किसकी क्या गर्ज पूरी होगी? कितने प्रतिशत लोग पढ़ना जानते हैं? फिर कैसे पता चले कि किस अस्पताल में कितने बजे पहुंचना है? चक्कर लगाने से कुछ ना कुछ कसरत तो होगी ही। जूतों की बिक्री बढ़ेगी, अनुभव की पूंजी जुड़ेगी। इस देश में समय की तिनके जितनी भी कद्र नहीं है। जब खुलेआम मनुष्य की हत्या कुत्ते से भी बदतर समझी जाती हो तब ये तुच्छ दांत है किस गिनती में? 32 की जगह 31, 30 या 25 ही सही। नाक आँख कान की तरह 1-2 होते तो कुछ कद्र भी होती। दांत निकालने पर या दांत भींचने से किसी को कुछ खतरा महसूस नहीं होगा, और खतरे बगैर कौन किसी की परवाह करता है? शायद अन्ना की आत्महत्या की त्रासदी से अक्ल दाढ़ का दर्द कुछ विस्मृत हो जाए।
जब तोल्स्टॉय जैसे दिव्य महापुरुष के अंतस में भी अन्ना की हत्या करते समय दया माया उत्पन्न नहीं हुई, तब इन म्लेच्छ नेताओं से आस रखना बेकार है। पर अन्ना करेनिना की मृत्यु को कोई हत्यारा ही हत्या माने तो माने, अन्यथा वो हत्या तो लाख लाख जन्म और युगानुयुग जीवन से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। अन्ना करेनिना की सृष्टि के दौरान उस विश्व पितामह के विशाल अंतस में असह्य वेदना की ज्वाल उठी होगी, और उस ज्वाल को शांत करने का उपाय था अन्ना करेनिना की अपूर्व सृष्टि। अन्ना के बहाने तोल्स्टॉय के हाथों उस समय समूची दुनिया के दुख, संताप और क्लेश का सफाया हो गया होगा। पति से विमुख होकर ब्रोंस्की से प्रेम करने वाली महामाया अन्ना तो जैसे तोल्स्टॉय की काया से ही अवतरी हो। विश्व पितामह की गोद से जन्म लेते ही वो जोध जवान और चिर सुंदर हो गई। समय के अनुकंपा के भरोसे अन्ना का रूप यौवन नहीं था, न वो काल की गोद में जन्मी और न काल के फंदे से उसकी देह छूटी। अन्ना तो ब्रह्मा के समान तोल्स्टॉय की देह से फूटी थी और धर्मराज की तरह रेल की पटरी पर अपने ही हाथों अपना गला चिकट डाला, मानो मौत जीवन से ज़्यादा जरूरी हो। सुदर्शन को ऐसा महसूस हुआ कि अन्ना के अंतकाल की वेला दुनिया की समस्त करुणा, ममता और स्नेह तोल्स्टॉय के अंतर्मन में घूमर ले रहे होंगे। समूचे संसार से हिंसा, क्रूरता और हैवानियत का नामो निशान उठ गया होगा। हिंसा पर अहिंसा की वो पहली और अंतिम जीत थी। रेल की पटरी पर अन्ना के रूप, यौवन और उसकी प्रीत का गला रौंदने वाले हाथों में तीन लोक के वात्सल्य का सन्निवेश हो गया होगा। रोम रोम में करुणा का संचार हो गया होगा। प्रत्यक्ष जन्म लिए बिना ही अन्ना तोल्स्टॉय के अक्षरों में अमर हो गई। मनुष्यों की दुनिया में क्षण क्षण छटपटाती आत्मा उस हत्या के बहाने सदा के लिए मुक्त हो गई। टॉलस्टॉय की लाडेसर बेटी अन्ना तमाम हतभागी औरतों की चिर संतप्त आत्मा थी। आत्महत्या के बहाने इस गलीज दुनिया का परित्याग करने के अलावा उसकी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं था। ये औरतों की बेंच है। सुदर्शन ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। सफ़ेद बुर्राक वेश में ठसी हुई एक नर्स सामने खड़ी है। गोरी निछोड़, बाएं गाल पर काला तिल, काफ़ी बड़ा, गुलाबी रंग की छवि धूनी निखर आई। हड़बड़ा कर उठ बैठा। नर्स से 4 अंगुल लंबा, पहली मर्तबा उसे अपने कद का इतना मोद हुआ। नर्स की चंचल दृष्टि कत्थई पोथी की स्वर्णिम चित्रकारी में गड़ी हुई। खुशी के स्वर में होठ मुलमुलाते बोली, अन्ना करेनिना, वाह कैसा बढ़िया संस्करण है। अन्ना की अनिंद्य छवि के अनुरूप। छवि तो नर्स की भी कम सुंदर नहीं थी। जैसा निर्मल वेश वैसा ही सुहाना स्वर। सुदर्शन की विचित्र आंखों में नर्स का स्वर भी उजला प्रतीत हुआ। मझला कद, समूची देह मानो गुलाब की आभा के सांचे में ढली हो। भौरों को तो सचमुच ही नर्स के बालों का रंग फला है। भौएं भी घनी व काली भंभक, हिरणी सी लंबी सांवली आँखें, ज्योति की खातिर नहीं बल्कि दूसरों के लिए देखने के निमित्त बनी हों। पतले होंठ, चमकती सुघड़ बत्ती सी, गुलाबी नहीं तर गुलाबी मसूड़े। इन दांतों में तो शायद ही किसी तरह की पीड़ा हुई हो। गर्दन पतली और काफ़ी लंबी, घुंघराले बालों पर कलफ लगा सफ़ेद मुकुट, मानो अलंग उड़ान भरती बगुली अन्ना करेनिना की छवि निहारने की उमंग में अवतरित हुई हो। टॉलस्टॉय की पोथी के बहाने पोथी बाँचने वाले का हुलिया परखना भी जरूरी था। पतली चरहरी काठी पोथियों के अक्षरों से काफ़ी सुती हुई, न रंग गोरा न सांवला, बाल अत्यधिक गहर घुमेर और घने, काफ़ी घुंघराले, सर बड़ा व गोल मटोल, तीखी नाक, जैसे बुद्धि ने सर के बजाय नाक का आवास कबूल किया हो। हल्के फिरोजी रंग का कुर्ता, बाहें चढ़ी हुई, सफ़ेद पैंट, कुर्ता पैंट से बाहर, पाँवों में गोरक्षक नीले जूते। अन्ना के बिछोह की खातिर माफ़ी चाहती हूँ। औरतों की बेंच छोड़कर किसी दूसरी बेंच पर बैठिए और उससे चाहे जितनी प्रीत करिए, मेरी मनाही नहीं है। सुदर्शन को वाकई पुख्ता तौर पर पता नहीं चला कि उस समय नर्स दांतों के सहारे हंसी थी या तिल के सहारे। अनजाने भूल हो गई, माफ़ कीजिएगा। अनजानी भूल के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, पर जानकर भूल की है तो माफ़ी मुश्किल से मिलेगी। नर्स का स्वभाव ही ऐसा था कि सुदर्शन के लिए खास रियायत बरती। बात ठीक तरह से समझ में नहीं आई। वो तो इस तरह निशंक बातें करने लगी जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। एक बात पूछूं, अपने आप को अलेक्सेई करेनिन की एवजी में समझ रहे हो या काउंट ब्रोंस्की की जगह? और बिना पूछे ही उसके हाथ से पोथी लेकर इधर उधर पन्ने टटोलने लगी। शायद
टॉलस्टॉय की पोथी के उत्साह में ऐसी अद्भुत आत्मीयता दर्शा रही हो। ऐसी नर्सों के महात्म्य से ही अस्पताल की मर्यादा है। आधी बीमारी तो उनकी सुहानी बोली सुनकर ही ठीक हो जाती है। नर्स के निशंक सवाल का वापस वैसा ही निशंक जवाब दिया। अभी तो शादी ही कहाँ हुई, इसलिए ब्रोंस्की बनने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। मगर अन्ना की प्रीत के उन्माद में रेलगाड़ी के चक्कर मारे तो कट मरने की जोखिम काफ़ी है। पूरी सावचेती रखना। सावचेती रखने पर अन्ना की प्रीत कहाँ, जोखिम तो उठानी ही पड़ेगी। बाप रे, अचरज और झुंझलाहट के स्वर में बोली, सारी पोथी का सत्यानाश कर डाला। मार लकीरें ही लकीरें, निशान ही निशान, लाल पीले हरे न जाने क्या क्या। टॉलस्टॉय के छूटे हुए मर्म को पूरा करने की मंशा है क्या? नर्स ने पोथी वापस सामने की तो उसे लेनी ही पड़ी। ये मुगालता मुझे सपने में भी नहीं है। अपनी औकात अच्छी तरह पहचानता हूँ। बुढ़े के तो नाखून की भी होड़ नहीं कर सकता। मुझे ऐसा पागल समझा है क्या? पागलपन की क्या बात, सर तो तोलस्ताय से भी बड़ा है। कोरी मोरी खोपड़ी से क्या होता है, अंदर वैसी अकल भी तो चाहिए। हाँ, अक्ल की बात दुरुस्त है, न मोल बिकती है न उधार। मुस्कुराहट के साथ ये सुंदर मंत्र सुनाकर नर्स कमरे में घुस गई। सुदर्शन को एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि जैसे वो स्वयं अपने आप से ही अधीट हो गया हो। मगर नर्स के अधीट होने पर भी उसकी मुस्कुराहट लोप कहाँ हुई? क्या देह से सर्वथा अलग थी वो मुस्कुराहट? खड़े रहने की शक्ति थोड़ी डगमगाने लगी तो वो दूसरी बेंच पर बैठ गया। अभी तक कोई नया मरीज नहीं आया था। या तो दांतों में अक्सर दर्द होता ही नहीं, या लोग बाग उसकी खास परवाह नहीं करते। तब सुदर्शन के लिए ही एक ऐसा दुर्योग घटित हुआ। दुर्योग? दुर्योग क्यों कर? यदि अक्ल दाढ़ की ये कसक नहीं उठती तो इस सुहानी नर्स से सपने में भी मुलाकात कब होती? इस अस्पताल में वो पहला मरीज तो है नहीं, कई आते हैं अनगिनत, ज़्यादा खूबसूरत, अच्छी हैसियत वाले। फिर उसमें ऐसी क्या खासियत है? अलबत्ता अन्ना करेनिना वाली खासियत निराली है। या तो यहाँ सत्यकथा, माया, सारिका, धर्मयुग या गुलशन नंदा। ज़्यादा ही हुआ तो भगवान रजनीश की तलछट। और यूँ नर्सों के स्वभाव ही इस सांचे में ढले होते हैं। मरीजों के साथ सद्व्यवहार करती हैं, हंसती मुस्कुराती हैं, निशंक बातचीत करती हैं। मगर ये नर्स झुंड से एकदम अलग है। श्रेष्ठतम लेखों की पोथियां पढ़ने का इसे अत्यधिक उत्साह है। अन्ना करेनिना तो जैसे मुँह जबानी याद हो। अन्ना के समय क्या नर्सों का ऐसा ही सफ़ेद वेश था? अन्ना को भी शायद तिल वाली ऐसी 2-3 नर्सों से काम पड़ा होगा, प्रसव काल की आपद घड़ी के दौरान। ब्रोंस्की ने अपने हाथ से अपनी देह पर पिस्तौल चलाई तब। नर्स के गुलाबी गाल पर यह तिल नहीं होता तो ये कैसी लगती? इस पीड़ा के वरदान स्वरूप 4-5 दफ़ा यहाँ आना पड़ा तो अच्छा खासा संपर्क हो जाएगा। नित्य नई चुनिंदा पोथी लाएगा। ना, ये नर्स अत्यंत बुद्धिमान है। अंदरूनी नीयत का उसे अविलंब पता चल जाएगा। फिर ऐसे दुराव की जरूरत ही क्या है? भला इससे अधिक मांगलिक पोथी और क्या हो सकती है? इसके प्रताप से ही इतनी देर तक बातचीत हुई। अन्ना तो अन्ना ही है। तोलस्टॉय के हाथों सृष्टि हो गई सो हो गई। नर्स के अचिंत्य सुझाव की मर्यादा रखने की खातिर वो फिर पोथी बाँचने में तल्लीन हो गया। रेल में ब्रोंस्की की माँ के साथ अन्ना मॉस्को आई। माँ की मुलाकात के शुभ संयोग से प्लेटफॉर्म पर ही अन्ना और ब्रोंस्की का प्रथम मिलन हुआ। 4 आंखों की बिजली कौंधते ही एक दूसरे की छवि अंतर में उतर गई। तोलस्टॉय के धैर्य व संयम का कोई पार था भला? 66 पन्नों तक अन्ना के नाम की भनक तक नहीं पढ़ने दी। शायद स्वयं टॉलस्टॉय को इस बात का कोई एहसास ही नहीं था कि नशे में धुत चौकीदार का रेल से एक्सीडेंट अन्ना की आत्महत्या का निमित्त बनेगा। सुदर्शन पन्ने टटोलने लगा। 799 पृष्ठ तक पहुँचते पहुँचते रेल के चक्के को उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। तोलस्टॉय की चेतना के परे ही वो कांड घटित हुआ और लेखक ने अपनी नज़रों से जो देखा उसे चित्रित कर डाला, जैसे संपूर्ण दृश्य का वो मौन साक्षी हो। तत्कालीन समय का समूचा रूस अन्ना करेनिना के अक्षरों में मीनाकशी की तरह हमेशा के लिए जड़ गया। मुश्किल से चिट्टी उंगली का पौर टिके जितनी नई दाढ़ की पीड़ा है, पर सारे शरीर में बेचैनी फैल गई। उसी तरह अन्ना की प्रीत के आलोड़न में सारे रूस की घुटन साकार हो उठी, मानो अन्ना करेनिना रूस की विराट काया का मात्र एक मसूड़ा हो, अलग होते हुए भी अविच्छिन्न और अविच्छिन्न होते हुए भी अलग। सचमुच ये नई दाढ़ तो निसंदेह अकल की ही है, अन्यथा सुदर्शन को पहले ऐसी सूक्ष्म बातें सूझती ही कब थीं? जन्म की पीड़ा तो होती ही है,
चाहे प्रसव की हो चाहे अक्लदाढ़ की। पीड़ा सहे बगैर संतान के जन्म का आनंद नहीं लिया जा सकता। पहली मुलाकात में प्रीत का योग तो सधे उसी से सधता है। ब्रोंस्की से पहले अन्ना कितने महानुभावों से मिली होगी और ब्रोंस्की ने भी न जाने कितनी सुंदर महिलाओं से भेंट की होगी। किट्टी के साथ स्केटिंग करते समय स्वच्छंद क्रीड़ाएं तो काफ़ी हुईं, किंतु प्रेम तो अन्ना के साथ ही हुआ। देखें समय की बगिया में नर्स की मुलाकात कैसे फूल खिलाती है। कैसी क्या युक्ति करने पर अगले समय की लीला पहले दिख जाए। धीरे धीरे खिसकता समय बम चक्री की तरह तीव्र गति से घूमे तो सब कुछ पता चल जाए। मगर समय के आर पार देखने के लिए मनुष्य आंखें होते हुए भी निपट अंधा है। समय की बेड़ी के साथ मनुष्य की दृष्टि आबद्ध है। दाढ़ की ये असह्य पीड़ा जरूर निशेष होगी, पर आज उसकी सांत्वना से आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। ये तो समय के अधीन, शांति मिलेगी तभी मिलेगी। इसी समय नर्स की ये विचित्र मुलाकात कल परसों या तरसों समय के साथ किस ढलान उतरेगी, जिसका आज सुराग नहीं लग सकता। लेकिन एक बात असंदिग्ध रूप से सही है कि इससे अधिक सुंदर लड़कियों से मिलने पर भी उसके अंत में ऐसी हलचल कभी नहीं हुई। नर्स का भेद नर्स जाने। दाढ़ की पीड़ा का यह परिणाम तो नहीं जाना था। अन्ना की प्रीत के जादुई प्रभाव से वो भी क्यों कर अछूती रह सकती है। काला तिल, दांतों की मुस्कान और ये सुंदर छवि जिस तरह स्पष्ट दिखती है, उसी तरह उसके अंतस की निबिड़ छवि क्यों नहीं दिखती। ऐसी अद्भुत डीठ के लिए मनुष्य पूर्णतया वंचित है। राम जाने इस अभाव की अपूर्ति होगी। सुदर्शन या नर्स की मृत्यु के बाद पूर्ति हो तो वो किस काम की। पर अन्ना करेनिना के पाठ का ऐसा महात्म्य तो नहीं सोचा था। जितना अधिक पाठ करेगा उतना ही ज़्यादा कल्याण होगा। वो ठेठ प्रारंभ से इस पवित्र पोथी को बाँचने लगा। हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। इतनी देर बाद बरामदे में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उसके पास भी उसी बेंच पर आजू बाजू दो दो आदमी जम गए थे। औरतों वाली बेंच भी आधी भर गई थी। पोती से नज़र हटाकर उसने सबके चेहरों का सरसरी तौर पर निरीक्षण किया। नाक की शिकन और दांतों के कसाव से साफ साफ पता चल रहा था कि टीस की असह्य पीड़ा सबके प्राण सोख रही है। इस शिक्षाप्रद नज़ारे से सुदर्शन के मन में दाढ़ के अलावा एक दूसरी अचिंत्य पीड़ा कसक उठी कि ये नर्स केवल दांत दाढ़ का दर्द ही पहचानती है या इसे अंतस की दूसरी पीड़ाओं का भी कुछ ज्ञान है। आज तो बिल्कुल 8 बजे ही 8 बजेंगे। अभी तो 5 मिनट की देर है। यदि 5 मिनट पहले 8 बज जाए तो कौन सा प्रलय मच जाएगा। मनुष्य की ज़रूरत के अनुसार ही तो समय को उद्यम वेग से दौड़ना चाहिए। सर पर वज्रपात हो तब भी आलसी समय की वही धीमी चाल और ब्याह की अपूर्व रात भी वही आदिम और अंतिम चाल। समय के आगे मनुष्य के प्रपंच की कोई गति नहीं है। सुदर्शन ने फिर अन्ना करेनिना के अक्षरों में दृष्टि गड़ा दी। अन्ना की भावज डॉली ने 9 बरस के सुदृढ़ व घनिष्ठ गृहस्थ जीवन के बावजूद अपने पति को बच्चों की फ्रांसीसी अभिभाविका के साथ रंगरेलियां करते देखा तो उसकी समूची देह समूचा मन कसैला हो गया। गृहस्थ की किस अधीठ सुख की खातिर उसने अपने रूप यौवन की बलि दी। किस लिए अपनी कंचन काया को धूल में मिलाया। छली स्वभाव के इस गृहस्वामी का मुंह देखना भी पाप है। फिर क्या उपाय करे, क्या निस्तार खोजे। इस घर के आंगन में तो अब सांस लेना भी कठिन है। सुनिए, अपना नंबर तो ले लीजिए। अन्ना की भावज डॉली को उसकी छटपटाहट के बीच छोड़कर सुदर्शन ने लोहे की जाली के बीच खड़ी नर्स की तरफ देखा और जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, हैं नंबर? हाँ नंबर। इस बार काले तिल की बजाय वो दांतों के सहारे ही मुस्कुराई थी। मगर किस लिए? ओह, ये भी पता नहीं। अत्यधिक आश्चर्य के साथ नंबर देने के लिए उसने हाथ सामने किया। तभी अविलंब 3 उतावले हाथ नर्स के सामने फैल गए। सुदर्शन उसी तरह अन्ना करेनिना को थामे गुमसुम बैठा रहा। धवल उफान में आप्लावित नर्स की छाती की ओर हाथ पसारते उसे कुछ संकोच हुआ। उसके मुंह की ओर देखकर एक बार तो नर्स उन याचक हाथों में नंबर थमाने के लिए दुविधा में पड़ गई। फिर भी 2 नंबर तो उन उतावले हाथों में देने के लिए उसे बाध्य होना ही पड़ा। फिर तीसरा नंबर सुदर्शन के सामने करती मानो काले तिल की अलौकिक वाणी में बोली हो, अन्ना की प्रीत से यहाँ काम नहीं चलेगा, ये नंबर लीजिए। सुदर्शन के संकोची दुविधाजनक हाथ ने तब भी अन्ना करेनिना नहीं छोड़ी तो अंगुलियां नचाता एक और हाथ फिर उसके सामने आ गया।
नर्स चिढ़ते हुए बोली, ठहरो, भिखारी की तरह हाथ फैलाते शर्म नहीं आती? ये सबसे पहले आए हैं, मुझसे भी पहले, 7 बजे। उतावले हाथ, बंदे की जीभ भी उतावली थी। बोला, ये तो रात से ही यहाँ डेरा डंडा जमाए पड़े हैं, इससे क्या होता है? सामने पहले हाथ में नंबर देने पड़ेंगे। नर्सों को पक्षपात करना शोभा नहीं देता। नर्स दुत्कार भरी दृष्टि से उसकी ओर देखकर आगे बढ़ी और अन्ना करेनिना की पोथी पर नंबर वाला टिकला धर दिया। तत्पश्चात 5-7 नंबर तुरत फुरत इस तरह बांटे जैसे भीख बांट रही हो। टिकले पर अंक बाँचते ही सुदर्शन को पता चल गया कि उसका तीसरा नंबर है, मगर समझाने वाले मौका मिलते अपने स्वभाव को दर्शाए बिना नहीं मानते। समझाने का स्वाद पिंड खजूर से कम मीठा नहीं होता। तब पास बैठा सिंधी ये मुफ्त का स्वर्ण अवसर कब चूकने वाला था? पहुँचे हुए ज्ञानी के गंभीर स्वर में समझाने लगा, अपनी बारी के अनुसार ही अंदर जाने के लिए नंबर का कायदा है, बाकी कहीं नहीं, इसी दांतों वाले कमरे का ही ढर्रा है। 2 साल पहले एक उजट मरीज ने बेहद तकरार की तो डॉक्टर अडवाणी को परेशान होकर एक कायदा चलाना पड़ा। नंबर मिलने के बाद सुख शांति, जो देर से आए उसका देर में इलाज, जो जल्दी आए उसका जल्द इलाज। यही तो होना चाहिए, नहीं तो नंबर के बिना कितना झंझट होता है। मनुष्य के लिए गुर्राना क्या अच्छी बात है। अंदर बैठी नर्स ने नए मरीजों का तगाजा सुना तो उसने बाहर आकर फिर नंबर बांट दिए। ध्यान मग्न होकर सिंधी की बात सुनने वाले युवक की ओर देखकर तन्ने व्यंग्य से कहा, ब्रोंस्की की तरह अन्ना से मन फट गया लगता है। सुदर्शन झेप मिटाने की नीयत से सफाई देते बोला, नहीं नहीं, नई दाढ़ की टीस के मारे अभी तो किट्टी की स्केटिंग में खोया था। ओह, ब्रोंस्की के जगह लेविन बनने के लिए मन ललचा रहा है। गुलाब का फूल तो जो चाहे वही तोड़ लेता है, मगर आकाश का चांद किसी के भी हाथ नहीं लगता। ये चुनौती उछालकर नर्स मुंह मस्कोड़ती हुई लोहे की जाली के पीछे अदृश्य हो गई, जैसे धरती का चांद काले पर्दे की ओट में छिप गया हो। नंबर हाथ लगते ही 3-4 सिंधी औरतें आश्वस्त होकर औरतों की बेंच पर बैठ गईं। नर्स के आने से पहले सुदर्शन जिस जगह बैठा था उसी जगह 10 वर्ष की एक बाला दांतों की पीड़ा के मारे छटपटा रही थी। रोने से बच्चे की सुंदरता बढ़ती है, जवान की घटती है, चाहे औरत हो चाहे पुरुष। उसकी माँ आंसू पोंछकर गाल सहलाती, सांत्वना देने की खूब कोशिश करती, मगर बेटी के हठीले आंसू बिल्कुल नहीं थमे। माँ की ममता से दांतों की पीड़ा कहीं ज़्यादा थी। बच्चे के उन्मुक्त आंसू किसी का अंकुश नहीं मानते। माँ से बेटी की शक्ल कितनी मिलती थी, दोनों का स्वभाव भी मिलता जुलता होगा। यदि माँ के दांतों में पीड़ा होती तो क्या वो भी इस कदर रोती, आंसू बहाती? आंखों के अमोलक मोती या तो बेटी की कसुमल फ्रॉक में अटक जाते या नीचे फर्श पर बिखर जाते। सामने देखने की हिम्मत नहीं होती। केवल 6-7 बरस की देर है। रोने वाली यही बच्ची किसी से प्रेम करेगी, मुस्कुराएगी, हंसेगी, शादी होने पर प्रसव की पीड़ा से कराएगी, इसी तरह छटपटाएगी। डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। पूरे बरामदे में फुसफुसाहट व्याप्त हो गई। सुदर्शन ने घड़ी देखी। डॉक्टर साहब के आए बगैर 8 क्यों कर बजते? घड़ी की सुइयां तो जैसे उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। पर डॉक्टर साहब तो नीची गर्दन किए अपनी तेज चाल से आते दिखे, तब तक कमरे में ओझल हो गए। प्रतीक्षा का उफान नीचे बैठ गया, किंतु रोती बच्ची के आंसू नहीं थमे। वो और अधिक छटपटाने लगी। डॉक्टर का डर भी पीड़ा से कम नहीं होता। डॉक्टर साहब का भीतर घुसना हुआ और दूसरे क्षण नर्स आधा किवाड़ उघाड़ कर बोली, नंबर 1 और नंबर 2। 2 आदमी हड़बड़ा कर तुरंत खड़े हुए, मानो बिजली का झटका लगा हो। नर्स के सामने खड़े होकर अंदर जाने के लिए इस तरह आतुरता प्रकट करने लगे जैसे अपने ही हाथों स्वयं अपना इलाज करेंगे। नर्स ने आधी पलकें उठाकर 3 नंबर की तरफ देखा, मानो पश्चाताप की निगाह से स्वीकार करती हो। जानती हूँ तुम सबसे पहले आए, मगर उतावले हाथों ने मेरा कुछ भी वश कहाँ चलने दिया। बेमन से 2 नंबर थमाने पड़े, पर अब देर ही क्या है, तीसरा नंबर तुम्हारा। बस आवाज़ देने के लिए अभी वापस आई। बेचारे कान तो बोलने पर सुनते हैं, मगर मन तो वाणी से परे सुनता है, बोलता है। सामने खड़े मरीजों की झुंझलाहट बुरी लगी तो उससे दरवाजे पर खड़ा नहीं रहा गया। पीछे के पीछे दोनों मरीज झटपट अंदर घुस गए। सिंधी लड़की का रोना और छटपटाना उसी तरह जारी था। सुदर्शन के हाथ में अन्ना करेनिना थमी हुई थी। दोनों की मर्यादा निभाने के लिए दोहरी जिम्मेवारी। पोथियों के ज्ञान की थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा तो होती ही है। गीता, बाइबिल और कुरान की दुहाई देने वालों की अपनी अंतर प्रकृति वे ही जाने, पर सुदर्शन के अपने मानस की तो पहचान ही अलग थी।
अन्ना के पवित्र प्रेम और तोलस्टॉय की कलम के साथ साथ उसे अपनी मर्यादा भी तो बचानी थी। उपाय सूझने के साथ ही पुचकारती माँ के पास जाकर पूछा, आपका नंबर क्या है? 13। टिकले की ओर देखे बिना ही माँ ने जवाब दिया, नंबरों का काम पुख्ता है। बच्ची को काफ़ी तकलीफ है। सुदर्शन अटकता अटकता कहने लगा, देर से बारी आएगी, मेरा नंबर ले लीजिए, जल्द इलाज हो जाएगा। ना ना ना, ऐसी कोई खास तकलीफ नहीं है। माँ ऊपरी मन से कमज़ोर स्वर में इनकार करती बोली, आपको भी तो जल्दी होगी। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बच्ची का रोना नहीं सहा जाता। सच्ची मनोहार से उसने हाथ बढ़ाया तो माँ ने अपना टिकला उसे सौंप दिया। मुस्कुराहट की मौन वाणी में उसका यथायोग्य आभार माना। नंबरों के अदला बदली समझने योग्य अभी बच्ची की उम्र नहीं हुई थी। उम्र होने पर कई विचित्र बातें अपने आप ही सीख जाएगी। फिर भी इसे नए लेन देन की वजह से उसका रोना बंद हो गया। फ्रॉक से आंसू पोंछकर युवक के हाथ में थमी पोथी की ओर टुकुर टुकुर देखकर पूछा, पोथी में तस्वीरें हैं क्या? हामी का मीठा उत्तर सुनते हुए माँ की गोद छोड़कर उसके पास खड़ी हो गई। सुदर्शन ने सबसे पहले उसे तोलस्टॉय की तस्वीर बताई। आहा, ये तो दाढ़ी वाला बाबा है। फटाफट नाचती माँ के सामने मुंह करके बोली, कितनी लंबी दाढ़ी है माँ, देखो तो। बेटी के इस नए मन बहलाव से माँ को सचमुच बड़ी खुशी हुई। आधी रात ढलने पर रोने लगी थी, सो अब कहीं जाकर चुप हुई। तो क्या अब तक झूठा बहाना कर रही थी? इस बाबा ने ही मोटी पोथी लिखी है, सुदर्शन ने तोलस्टॉय की दाढ़ी पर उंगली फिराते हुए कहा। इस बाबा ने? अचरज से आंखें फाड़ कर बोली, ये पोथी तो अंग्रेजी में है, दाढ़ी वाले बाबा में इतनी समझ होती है क्या? मेरे भाई के तो अभी मूछें ही नहीं आई, दनादन अंग्रेजी बोलता है, पढ़ता है। दरवाजे के पास 5-7 मरीजों की उतावली देख नर्स ने आधा दरवाज़ा खोलकर अंदर से नंबर मार दिए। नम्रतापूर्वक बोली, यहाँ मत खड़े रहिए, बैठ जाइए। ये बाबा मामूली हस्ती नहीं है, साईं बाबा जैसी हस्ती। माँ ने बीच ही में शंका प्रकट की। सुदर्शन के सर पर जैसे लठ पड़ा हो, मुंह बिदका कर बोला, अरे नहीं, बेचारा साईं बाबा इसके सामने मरे कि जिए। इसने तो 20 मोटी मोटी पोथियाँ लिखी हैं, एक से बढ़कर एक। माँ की ओर से मुंह फिराकर उसने बच्ची से कहा, ये बाबा की बहू हैं? ऐसे बूढ़ी बाबा की ऐसी जवान बहू? ये तो बेटी लगती है। सुदर्शन को बरबस हंसी आ गई। कसकती दाढ़ी में और अधिक टीस उठी। तुरंत हंसी रोककर कहने लगा, ठेठ से ऐसा थोड़ी था बाबा, जवानी के दौरान बहू से ज़्यादा खूबसूरत और जवान था। दाढ़ी मूछ तो बहुत बाद में आई। तत्काल ही सुदर्शन को महसूस हुआ कि वो काफ़ी अतिरंजना कर रहा है, पर बच्चों का सत्य बड़ों से मेल नहीं खाता। दांतों का दर्द भूलकर कई मरीज जबरन हंसे। बेटी को हंसती देखकर माँ भी हंसी, जैसे डॉक्टर का इलाज होने से पूर्व ही उसका उपचार हो गया हो। नंबर 3 और 4, 3 पर कुछ अधिक जोर था। माँ का एक कान तो कब से उधर ही लगा हुआ था। झटपट खड़ी हुई, बेटी की बाँह पकड़कर उसे खींचने लगी। 4 नंबर वाला युवक ठुड्डी दबाता हुआ दरवाजे पर खड़ा हो गया। माँ, मैं तो तस्वीरें देखूंगी, बेटी ने बिसूरते स्वर में हट किया। तू भीतर चली जा, मैं सारी तस्वीरें देख कर आऊँगी। दांत तेरा दुख रहा है कि मेरा? आधी मुस्कुराहट और आधी खींच के भाव से मुंह बिदकाकर माँ बेटी को कमरे की तरफ तकाने लगी और बेटी पोथी वाले युवक की ओर देखकर जोर से चिल्लाई, बाबा। नर्स का ध्यान कहीं और अटका हुआ था। उत्खनित निगाह से पोथी वाले युवक की ओर देखकर तीखे स्वर में बोली, नंबर 3 सुना नहीं? लेकिन वो तो फिर भी सुनी अनसुनी करके उसी तरह बेंच पर बैठा रहा। नर्स की आंखों के सामने टिकले पर अंकित 3 की संख्या बताकर माँ तो निश्चिंत हो गई, मगर नर्स के कलेजे पर जैसे टिकले का डाम लगा हो। अचरज और खींच दर्शाते पूछा, हैं? ये नंबर तुम्हें कैसे मिला? मैंने तो। नर्स का जोर नर्स के जोर से भारी था। नर्स देखती रही और वो 4 नंबर के साथ बेटी का हाथ पकड़कर कमरे में घुस गई। नर्स किसी से भी क्या पूछताछ करती? होठों पर उछलते कई सवाल वापस गले के भीतर फिसल गए। माँ ने नर्स का ललाट तना हुआ देखा तो उसे खुश करने के लिए जो बात घटित हुई उसे अधूरे मन से पूरी बता दी। नर्स ने आधी बात सुनी और आधी बिना सुने ही समझ ली। माँ चुप हुई, तब नर्स ने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या नंबर मिला था? 13। नर्स की रंगत पहचान कर माँ फिर सफाई देते हुए कहने लगी, मैंने तो खूब मना किया पर वो माना ही नहीं। बेटी के आंसू देखकर उसने जबरन अपना टिकला मुझे थमा दिया। तो इसमें अफसोस की क्या बात है, जल्दी ही इलाज हो जाएगा। नहीं माना तो नहीं सही, अपनी करनी आप भुगतेगा।
माँ को जवाब तो बढ़िया ही सूझा था, पर राम जाने क्या सोचकर बोलते बोलते रुक गई। जोर जोर से चिल्लाती बेटी का रोना बाहर साफ सुनाई दे रहा था, साथ ही साथ माँ का चिढ़ना और डॉक्टर का पुचकारना भी। बाहर बरामदे में नंबरों का लगातार तकाजा भीतर सुनाई पड़ा तो नर्स के कहने पर मटिया वर्दी के फर्राश ने पूरी मुट्ठी भर कर दनादन नंबर बांट दिए। चाहे धूली बांटो, मगर बांटने का गुमान अपनी अहमियत प्रकट किए बिना नहीं रहता। फर्राश के चेहरे पर ऐसा हर्ष छलक रहा था कि जैसे टिकलों के बहाने मोहरों की बख्शीश कर रहा हो, और याचक हाथों ने दूने उत्साह से टिकले क्या कबूल किए, मानो अमूल्य हीरे मोती हाथ लगे हों। सुदर्शन के कानों में बच्ची का जोर से चीत्कार सुनाई पड़ा। डॉक्टर का इलाज शुरू हो गया लगता है। वो आंखें तरेड़ कर बंद कमरे की तरफ देखने लगा। नादान बच्चे तो दवा और इलाज के नाम से ही बिदकते हैं, इनके लिए तो अस्पताल ही अलग होना चाहिए। तरह तरह के झूले, पंछी, जानवरों की फुलवाड़ी, तरह तरह के खिलौने, संत स्वभाव वाले नामी डॉक्टर, निर्लोभी, निर्मल। माँ का हाथ पकड़कर रोती बच्ची बाहर आई तो सुदर्शन की कल्पना का गुबार ही जकड़ गया। लेकिन बच्ची की नज़र पोथी पर पड़ी तो सुर्खियाँ भरती जोर से बोली, माँ, बाबा। होंठ खुलते ही इकट्ठा किया हुआ थूक फ्रॉक पर ढलकने लगा। माँ ने रुमाल से उसका मुंह पोंछा, फ्रॉक की बहती लार पोंछी। बच्ची तो मौका मिलते ही हट करती बोली, माँ, बाबा की बहू। बच्ची माँ का हाथ खींचती हुई उसे सुदर्शन के पास लाई। तस्वीरें देखने के उत्साह में दांत का दर्द विस्मृत हो गया। कमरे के बाहर इस बार नर्स के बदले फर्राश की भारी आवाज़ सुनाई दी, नंबर 5 और नंबर 6। कोयल और कौवे की बोली में इतना भेद होता है क्या? सुदर्शन को काफ़ी आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात हर बार फर्राश आवाज़ देता रहा और अतिरेक उतावली में मचलते 2-2 नंबर कमरे में दाखिल होते रहे। मरीज दांत भींचते हुए भीतर जाते और होंठ भींचते हुए बाहर आते। किसी के गाल पर हाथ दिया होता तो किसी के मुंह पर रुमाल धरा हुआ। नाक पर सलवटें, ललाट पर सलवटें, सारी दुनिया के लिए उनके झुंझलाहट का कोई पार नहीं था। दांतों की बत्तीसी में किसी भी तरह का कोई दर्द ना हो, तभी मनुष्य की जीवन की सार्थकता है। बरामदे में प्रतीक्षारत मरीजों की केवल एक ही आकांक्षा थी, कब लोहे की जाली का पट खुले और कब फर्राश की आवाज़ सुनाई दे। इस बार कोयल की बोली का अमृत बरसा, नंबर 13 और 14। नर्स ने जानकर ही पीठ फिराए आवाज़ दी। 2 दूसरे ही उतावले मरीज सामने आए। एक बार फिर कुछ जोर से आवाज़ दी तो 13 नंबर वाले अधबुड़ मनुष्य ने नर्स की आंखों के सामने टिकले का प्रमाण बताते कहा, पोथी वाले एक भले आदमी ने बेटी को रोते देखा तो मुझे अपना नंबर सौंप दिया। दुनिया में नेक इंसानों की कमी थोड़ी ही है। अब कहीं बाप के कंधे का सहारा लिए बेटी नर्स को दिखलाई पड़ी। इतनी बड़ी होकर भी बुरी तरह सुर्खियाँ भर रही थी। कोई नेक इंसान भलाई करे तो वो मना करने वाली कौन होती है? मगर भले आदमियों को लड़कियों के अलावा दूसरे मरीजों की भलाई क्यों नहीं सूझती? अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी सूझ। लेकिन अस्पताल के अनुशासन में बंधी नर्स की समझ और सूझ कुछ भी काम नहीं आई। उसे तो अपना फ़र्ज निभाना था। रजिस्टर में दोनों मरीजों का ब्यौरा लिखा। लड़की का नाम था मोहिनी, उम्र 18 साल। दूसरे मरीज का नाम था खेमचंद, उम्र 42। मोहिनी केवल नाम मात्र की ही मोहिनी थी। चेहरे में कोई खास दम नहीं था। सुर्खियाँ भरती और भी भद्दी लग रही थी। रोने से दर्द तो कम होने से रहा, उल्टा जवानी का खम बिखरने लगता है। खाली पर्ची पर आड़ी टेढ़ी लकीरों का जाल बुनती नर्स होठों ही होठों में बड़बड़ाई, अपनी मर्जी से नंबर बदले तो मैं क्या करूं? क्या कहा? मोहिनी के बाप ने तिल में आंखें गड़ाकर अचरज से पूछा। ओह, मैं पूछ रही थी कि तुम्हें क्या नंबर मिला है? 22। 22? हाँ, 22 मना करते करते भी जबरन थमा दिया। आदमी तो भला ही दिखता है, मगर आजकल के पढ़े लिखे छैलों की मंशा तो भगवान भी नहीं जानते। बहन जी, जमाना ऐसा बुरा है कि अपनी छाया तक का भरोसा नहीं करना चाहिए। सब समझता हूँ, मगर बेटी की सुबकियों के आगे झुकना पड़ा। मुझे तो सफ़ेद सफ़ेद सब दूध ही नज़र आता है, फिर उसका कर्म धर्म वो जाने। फर्राश को किसी दूसरे काम में रुंधा देख डॉक्टर अडवाणी ने नर्स से कहा, माचिस। अच्छी तरह सुनने के बावजूद भी न जाने क्यों नर्स को कुछ ख्याल नहीं रहा। माचिस के बदले रुई सामने करती धीरे से बोली, लीजिए। डॉक्टर ने बाएं पैर से मशीन का खटका दबाया। खर खर की आवाज़ें करती मशीन चालू हुई। काम करते करते उन्होंने सिर हिलाकर कहा, रुई नहीं, माचिस।
नर्स भीतर ही भीतर इस कदर फड़फड़ाई मानो चोरी करते रंगे हाथ पकड़ी गई हो। घबराहट को नियंत्रित करके तुरंत डॉक्टर के सधे हाथ में माचिस थमाई। नर्स को अपने आप से ऐसा डर कभी नहीं लगा, जैसे पहली बार नया परिचय हुआ हो। बड़ी मुश्किल से पहचान सकी। कुछ देर बाद वो अपनी चेतना से परे ही नव साक्षर की भांति मन ही मन जोड़ बाकी करने लगी। 13 में 9 जुड़े तो 22, 22 में से 13 गए तो पीछे बचे 9, 9 तो 9 मरीज और बाकी हैं। आज राम जाने क्यों डॉक्टर साहब इतना वक्त लगा रहे हैं। डेढ़ा दूना, भला मोहिनी की खातिर 3 दफ़ा मशीनें चलाने की क्या ज़रूरत थी। बेचारे खेमचंद की रोनी सूरत पर देरी की झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। अपने आप से परेशान होकर घड़ी देखी। 9:15 बजने वाले हैं। 45 मिनट में 13 मरीज सलटे तो 9 जनों में 25 मिनट या आधा घंटा लगेगा, शायद कुछ अधिक समय ही लगे। ऐसा सीधा सरल हिसाब उसने कभी नहीं किया। आज बच्चे की तरह जोड़ बाकी के झंझट में कैसे फंसी। जो जो इस हिसाब से बचने की कोशिश करती त्यों तो उसके जाल में अधिक फंसती गई। समय की बचत के लिए सहसा एक उपाय सूझा। डॉक्टर के पास जाकर विनम्रता से बोली, इनका ट्रीटमेंट मैं शुरू कर दूं। काफ़ी समय से उनके पास काम करती नर्स पर उन्हें पूरा भरोसा था, मगर आज स्वयं आगे बढ़कर इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई। डॉक्टर की स्वीकृति के साथ ही वो मुस्कुराती बोली, खेमचंद जी आप इस कुर्सी पर आइए। मरीज के दिल में कुछ आशंका नजर आई तो डॉक्टर ने कहा, आप कतई चिंता न करें, मुझसे ज़्यादा होशियार है। केवल डॉक्टरी का ठप्पा ही नहीं लगा। मरीज का मन बड़ी मुश्किल से आश्वस्त होता है। तुरंत दूसरा बहाना नहीं सूझा तो उसे विवश होकर कुर्सी पर बैठना पड़ा। डरिए नहीं, दांत नहीं उखाड़ूंगी। नया दांत पैदा करना हाथ में नहीं है तो आसानी से निकालना क्यों। खेमचंद के कानों में मिश्री के मिठास जैसा स्वाद उतरा। घड़ी दो घड़ी ये बोली, सुनने मात्र से दांत का दर्द ठीक हो जाता। करकशा घरवाली ऐसे गली पड़ी कि आठों पहर बात बेबात गुर्राती रहती है। इस कारण शरीर के रोम रोम में बीमारी फैल गई। अंगुलियां कैसी नरम नरम और गुलाबी मखमल की तरह। नर्स की तेज तर्रार दृष्टि पुरुषों का अंतस मांचने के लिए काफ़ी पारंगत थी। जवान हो चाहे बूढ़ा, अमीर या गरीब, शिक्षित या गंवार, बदसूरत या खूबसूरत, परिचित या अपरिचित, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ओजरी सहित समूचा शरीर जैसे गंदगी से अविष्टित हो। बदबू तो आएगी ही, मगर ये तो रोज़मर्रा की रामायण है। कब तक कोई परेशान हो। जानकर अनजान बनना ही इसका एकमात्र उपचार है। तो मोहिनी और खेमचंद का नाम याद हुआ। उसी तरह रजिस्टर में ब्यौरा टीपने से उसका नाम भी याद हो जाएगा। उम्र तो बराबर ही मालूम पड़ती है, उससे 1 बरस बेशी या 1 बरस कम। पूछने पर सही पता लग जाएगा। किसी की उम्र पूछने की जिज्ञासा के निमित्त नर्स के मन में पहली बार संकोच का बुदबुदा उठा। ज़्यादा संकोच भी किस काम का, जैसे अपने ही सामने अपने मन को पक्का कर लेना चाहती हो। हाँ, उसका इलाज वो स्वयं अपने हाथों से करेगी। डॉक्टर साहब से कई बार गफलत हुई है, मगर नर्स को डॉक्टर की गलती पकड़ने का अधिकार नहीं। डॉक्टर का इशारा मिलते ही उतावले फर्राश ने जाली का पट उघाड़ कर हाँक लगाई। नंबर 15 और 16। दूसरे क्षण 2 मरीज फाटक से अंदर आए। कितनी जल्दबाजी है। धीरज तो इन भले आदमियों के पास होकर ही नहीं फटका। एक वो हजरत अन्ना की प्रीत में बोराया हुआ, नंबर पर नंबर बदल रहा है। शायद अब तो सुध-बुध ठिकाने आई होगी। पीड़ा से परेशान होकर कितना जल्दी आया। फरासिन से भी पहले सूरज की अगवानी करता हुआ। रात भर करवटें बदली होंगी, तब दाता का ये गुमान क्या भाव पड़ेगा। अपने साथ भी किसी को इस तरह अत्याचार करने का क्या अधिकार है। परोपकार की भावना में सच्चाई का पुट अधिक होता है या नामावरी का उछाह। लेकिन उसने तो अपनी जैसी तैसी समझ के अनुसार भलाई की ऐसी बानगी नहीं देखी। ऐसी अकिंचन व नगण्य बात किसे नजर आती है। अपनी जलन के आगे दूसरों के दावानल की किसे आँच लगती है। नंबर दीजिए नंबर। बरामदे में अधीर मरीजों का तकाजा भिनभिना रहा था। नर्स के कानों में जैसे बर्रों का छत्ता छिड़ गया हो। नाक व ललाट में खींच के सलवटें तान कर उसने क्षण भर के लिए जाली के कपाट की ओर देखा और फर्राश को मुस्कुराकर संकेत किया। उसने लपक कर पूरी मुट्ठी भरी और बीड़ी का आखिरी कश खींचता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके लिए कुछ भी नई या अनहोनी बात नहीं थी। सांस लेती मशीन के लिए ना तो कुछ पुराना होता है और ना ही कुछ नया। हर बार भीतर के 2 मरीजों का उपचार होते ही वो बेझिझक बाहर जाकर अगले 2 नंबरों की हाँक लगा देता, जैसे सर्कस का प्रशिक्षित बंदर अपने कर्तव्य दिखा रहा हो। खटका दबाते ही मशीन चालू हो जाती और मशीन के साथ ही डॉक्टर के हाथ, पाँव और आँखें
काम में मुस्तैद। मनुष्य के प्रपंच की एक ऐसी विडंबना कि वो मनुष्यों को मनुष्य की गद्दी सौंपना चाहता है और मनुष्य को यंत्र के सांचे में ढालना चाहता है। मशीन के सांचे में ढलने वाली नर्स के पुर्जों में आज पहली बार झंझनाहट मची। बरस बीत गए, अपने आप की सार संभाल किए और आज पड़ताल की तो अंतस का अप्रत्याशित बदलाव देखकर उसका दिल दहल उठा। यंत्र के समान काम करने वाले मनुष्य जीवन की रंच मात्र भी सार्थकता नहीं है। एक एक मरीज के फारिग होने पर नर्स के दिल से मानो कोई असह्य बोझ उतर रहा हो। हर बार वो डॉक्टर से पहले अपने मरीज को सल्टा देती। 19 नंबर के फारिग होते ही उसे अपना स्वप्न साकार नजर होता आया। अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखेगी, नाम पूछेगी, उपचार करेगी। मगर इस बार बाहर जाकर हाँक लगाने में उसे संकोच हुआ तो उसने फर्राज को सहमते स्वर में आदेश कर दिया। नंबर 21 और 22, दो की बजाय मानो हजार हजार आंखों से वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। पर ये तो दोनों ही मरीज दूसरे हैं। आंखें ना होती तो अच्छा था। पूरा का पूरा कमरा किसी विस्फोट के धमाके से उछल गया हो। ट्यूबलाइटें बिखर कर चकनाचूर हो जाएंगी, मशीनों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सब कुछ उछल गया, ध्वस्त हो गया। डॉक्टर की ओर मुंह फिराकर उसने जोर से आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद डरते डरते आंखें खोलीं तो कमरा ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ घूम रहा था। बड़ी मुश्किल से सामान्य मन स्थित हुई। अपने आप से लड़ना बहुत मुश्किल है। सिस्टर, नर्स ने मुड़कर देखा। अमोलक सिंघवी के होठों पर मुस्कान छलकती नजर आई तो उसे भी जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। बेइंतहा सुंदर, 6 फुट लंबा, मोतिया रंग, फिरोजी आंखें। नर्स हड़बड़ी में उठकर पास आई तो वो और ज़्यादा लंबा महसूस हुआ। अमोलक सिंघवी ने विनम्रतापूर्वक पूछा, तो फिर शाम को कालाने चलना या यहीं हॉस्टल में गोठ रखनी? मेरे ख्याल से तो कायलाना ही ठीक रहेगा। आप जाने, मगर अमोलक बाबू, मुझे इस जिम्मेवारी से छुटकारा दीजिए। मैं अपनी ही जिम्मेवारी ओढ़ लूँ तो काफ़ी है। सबसे पूछताछ करके हैरान हो गई। कोई कुछ कहती है, कोई कुछ अड़ंगा लगाती है। 2 बजे हॉस्टल में आकर आप खुद रूबरू दरियाफ्त कर लें। अच्छा हुआ कि आप ऐन वक्त पर आ गए, वरना मैं फ़ोन करने वाली थी। आप वहीं मिलेंगी? और कहाँ, दूसरी ठौरी कौन सी है? कबूतर को कुआं और नर्स को हॉस्टल। 4 वर्ष पहले नगर सेठ हीराचंद सिंघवी ने नर्सों के लिए एक शानदार हॉस्टल बनवाया। दिल का दौरा तो भयंकर ही था, मगर नर्सों की लाजवाब तीमारदारी के फलस्वरूप वे देवलोक जाते जाते बच गए। बच्चों के प्रबल भाग्य से उन्हें फिर मृत्युलोक का निवास कबूल करना पड़ा, अन्यथा उन्होंने तो अंतिम रूप से कूच करने की तैयारी कर ली थी। सानंद और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर हवेली पहुँचे तो सबसे पहले प्रिंसिपल को फ़ोन किया कि नर्सों की सेवा बंदगी के प्रतिदान स्वरूप वे यथाशक्ति हॉस्टल बनवाना चाहते हैं। यथाशक्ति भरपूर थी, इसलिए कुछ ही महीनों में हॉस्टल धड़ल्ले से संपूर्ण हो गया। 6ठे महीने तो गाजे बाजे के साथ प्रतिष्ठा भी हो गई। 4 साल से अधिक समय गुजर चुका, लेकिन उस रात के खाने का स्वाद लोग आज भी नहीं भूले हैं। तब से सेठ जी का सर भी वापस नहीं दुखा। जैसा दातार बाप वैसा ही सपूत बेटा। हर साल पिताश्री की वर्षगांठ के मांगलिक अवसर पर सभी नर्सों को गोठ देता है। इस बार कायलाने गोठ देने की इच्छा हुई, लेकिन नर्सों के जितने माथे उतने ही मत। अभी सिस्टर के पास अंतिम निर्णय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आया। कहने के लिए पिता के पुनर्जीवन का माकूल बहाना तो है ही, मगर नर्सों की संगति से बेटे को अनहद खुशी भी प्राप्त हो जाए तो नुकसान क्या है। इस सिस्टर को तो ब्याह के लिए भी 3 बार पूछा, मगर वो किसी भी तरह राजी नहीं हुई। फिर भी अमोलक सिंघवी के दिल में कोई दरार नहीं पड़ी। दूरी का आकर्षण भी कुछ कम नहीं होता। 2-1 डॉक्टरों ने भी सांवले तिल से प्रेरित होकर अपने मन का अगम भेद उजागर किया, पर उसके रूखे मरुस्थल में किसी के लिए कोई भेद नहीं था। तब क्या उजागर करती? उसकी अस्वीकृति में भी वैसी ही मुस्कान घुली रहती। उसी पाषाण हृदय में आज एक ऐसा सुकोमल अंकुर प्रस्फुटित हुआ। अब तक वो सहेलियों की समझ पर हंसती थी, उनका मखौल उड़ाती थी। अब वे तानाकशी करेंगी। इतने बरस अपने ही भीतर का सर्वांग उससे क्यों कर अगोचर रहा। बाहर की छाया तो स्पष्ट दिखलाई पड़ती है, पर भीतर की छाया तो आज पहली बार दृष्टिगोचर हुई, जिसने अंतस का सब कुछ आच्छादित कर रखा है। पता नहीं अपने आप से हारी या जीती। कहीं 7 समंदर पार अन्ना की आत्मा तो उसकी रग रग में नहीं बस गई। कुछ ही देर पहले फिरोजी कुर्ते वाले युवक से किस तरह निशंक बातचीत की थी, पर अब तो जाली के बाहर झांकने की शक्ति ही पस्त हो गई। पुरुषों से मिलने में कैसी झिझक, कैसा संकोच। वो सबसे अधिक निडर थी, उन्मुक्त थी।
जिस मर्म से अब तक कोई वास्ता नहीं पड़ा, उसी ने उसके रोम रोम को जकड़ लिया। कहाँ तो वो अब तक एक चिड़िया की तरह निर्विकार चहकती थी और कहाँ एक अपरिचित मरीज की झांकी के लिए जाली के पट की ओर देखना भी दूभर हो गया। मानो रक्त के बदले रग रग में स्वयं लज्जा ही प्रवाहित होने लगी। 22 नंबर के प्रमाण स्वरूप प्रीतम की उस छवि के बदले एक बूढ़े बिश्नोई का उपचार करते समय मानो नर्स के मन में साही दुबक गई हो। सफ़ेद पैंट, फिरोजी कुर्ता, आधी बाहें चढ़ी हुई, अत्यधिक काले और घुंघराले केश, हाथ में तोलस्टॉय की अन्ना करेनिना, कत्थई रंग पर स्वर्णिम चित्रकारी। न उसका नाम जानती है न धाम। उसकी ठौर सालूराम बिश्नोई, उम्र 54 बरस, सफ़ेद धोती, सफ़ेद चोला, सफ़ेद बाल और सफ़ेद ही दाढ़ी, हाथ में तारों के बंद लगी लाठी, नीचे के बाएं जबड़े की अंतिम दाढ़ 3 दिन से कसक रही है। न दिन को चैन न रात को। क्षण भर के लिए भी आंख नहीं लगी। राम जाने उसके किस दांत में दर्द है, कब से है। हाँ, नई दाढ़ के दर्द की बात बताई तो थी। तो हजरत के अक्ल दाढ़ आ रही है। अक्ल का नमूना तो सामने ही है, पर साथ ही साथ मेरी अक्ल क्यों मारी गई। पोथी की चर्चा नहीं करके नई दाढ़ के दर्द का हाल पूछती तो अच्छा रहता। फिर भी ऐसे घनघोर संघर्ष के बावजूद नर्स ने सालूराम बिश्नोई का सधे हाथ से इलाज किया। बूढ़े को रंच मात्र भी तकलीफ नहीं होने दी। अकस्मात निबिड़ अंतस की गहराई से एक प्रश्न कौंधा। 22 नंबर का टिकला उसके हाथ से कबूल किया इसलिए। मरीज दूसरा हुआ तो क्या, नंबर तो वही है। कोरे मोरे नंबर का लिहाज नहीं रखा जाता। महत्व तो केवल नाम और सूरत का ही है। सूरत? जागृत मन अदेर फुफकार उठा। नर्स को मरीज की सूरत से क्या सरोकार, उसे तो केवल बीमारी से ही वास्ता रखना चाहिए। ना, अकिंचन टिकले की क्या बिसात कि जिसके लिए उसने पक्षपात किया। वो तो सभी मरीजों के साथ ही ऐसा अकृत्रिम बर्ताव करती है। नर्सों के लिए कौन करीब और कौन दूर। पिछले पखवाड़े में कदाचित तीसरी बार या चौथी बार अन्ना करेनिना को उछाह से बाँची। जितनी बार बाँची उतनी ही बार नई लगी। कई अगम भेद उजागर हुए और होते रहेंगे, जिसकी सीमा कभी नहीं आएगी। हॉस्टल में जाते ही फिर से बाँचेगी। यदि किसी तरह सर्वोत्तम संस्करण उसके हाथ लग जाए तो और क्या चाहिए। केवल तोलस्टॉय की पोथी से उत्प्रेरित होकर उससे आत्मीयता प्रकट की, अन्यथा प्रेम या प्रीत का तो वो रास्ता ही नहीं जानती। बात और बात का नाम, कैसे निराधार जंजाल में फंस गई। कभी कभार दांतों की टीस के समान विशेषतया औरतों के अंत में अजाने ही ये दारुण दर्द उठता है। उसका अधिक ख्याल नहीं रखना चाहिए। बाबा कुर्सी छोड़कर उठने लगा तो नर्स ने अबोध बच्ची की तरह अपने होंठों पर पवित्र मुस्कान छितरा कर पूछा, क्यों बाबा, तकलीफ तो नहीं हुई। बेटी तेरा राम भला करे। सर पर साफा धरकर बाबा कहने लगा, तेरे हाथ का ऐसा हुनर कि एक बार तो झपकी आ गई। 3 दिन का जागरण था, दर्द के मारे पलक ही नहीं झपी। तेरी सूरत पर नजर पड़ते ही मुझे भरोसा हो गया। आसीस दूं जितनी थोड़ी है। बुजुर्गों की तो आसीस ही चाहिए। बाबा लाठी संभाल कर बाहर जाने लगा तो नर्स की समूची देह में झंझनाहट फैल गई। एड़ी से चोटी तक या चोटी से एड़ी तक ठीक नहीं पता चला। हड़बड़ाहट में उसका पीछा करते धीरे से पूछा, बाबा तुम्हें क्या नंबर मिला था। अनपढ़ बाबा गजब का वहमी था। 3 या 4 मरीजों को टिकला बताकर नंबर पूछा ता जिंदगी नहीं भूल सकता। और यूँ याद रखने के लिए अन्य मसाला ही क्या है। मुड़कर देखा तो नर्स का सांवला तिल चमकता नजर आया। उसमें आंखें गड़ा कर बोला, 39। नर्स के दिल में टीस उठी या दाढ़ में। एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए फिर पूछा, 39? हाँ बिटिया, हाँ 39। अनपढ़ तो जरूर हूँ मगर गाफिल नहीं। 3-4 मोतबिरों को पूछा। बाबा जमाने की ठोकरें खाया हुआ था। नर्स को कुछ दुविधाजनक स्थिति में देखा तो धीर गंभीर स्वर में कहने लगा, बेटी एक बात के लिए सावधान किए देता हूँ, याद रखना। ये सफ़ेदी हाट बाजार में मोल नहीं मिलती। बहुत तपने पर जवानी की कालिक पर सफ़ेद रंग चढ़ा है। नंगे सिर वाले दोगलों का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ छल कर बैठे। ये तो बहन के भी सगे नहीं होते, फिर पराई का क्या लिहाज रखेंगे। इन्हें दांतों का इलाज थोड़ी करवाना है, कोई ना कोई बहाना चाहिए। आँख सेकने की नीयत नहीं होती तो अपना नंबर थोड़े बदलता। मैं तो जमाने की रग रग जानता हूँ, पर तू इन लफंगों की नाड़ी नहीं पहचानती। इन्हें जवानी का बुखार है, तेज बुखार। जब किसी अस्पताल में इसकी दवा ही नहीं है तो यहाँ क्यों चक्कर लगाते हैं। तू क्या जानती नहीं,
काले नाक का भरोसा कर लेना, लेकिन काले माथे का नहीं। मेरा ये मंत्र याद रखोगी तो कभी गड्ढे में नहीं गिरोगी। पर इस तरह गड्ढे में गिरना ही तो उबरना है। और हाँ, नर्स की खातिर ये तथ्य समझना शेष है कि काला नाग ज़्यादा घातक है या सफ़ेद नाग। अब वो नर्स तो अनुभवी बाबा की बातें सुनकर सतर्क होने के बजाय सख्ते में आ गई। यदि शुरुआत में ऐसे काले मन का पता होता तो ना नर्स का ये धर्म नहीं है, उसे तो दुश्मन का भी माकूल इलाज करना चाहिए। अपना कर्म सर्वोपरि धर्म। मगर बाबा का काला मुंह होने पर ही उसका मन शांत हुआ। खोलते गुस्से पर क्यों कर नियंत्रण रखा वही जाने। 3, 13, 22 और 39 इस चढ़ती उम्र के कगार पर एक कैसी अप्रत्याशित और अनहोनी गिनती गले पड़ी। जो जो नर्स इन्हें भूलने की चेष्टा करती, त्यों तो ये हटीले अंक उसके गले में झन्नाट मचाने लगे। बिना काशी करवत किए ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी देह, उसके मन और उसकी आत्मा के 2 टूक हो गए हैं। एक टुकड़ा उसे दुत्कारता, छी छी, इन अकिंचन टिकलों की खातिर इतनी परेशानी, इतना मंथन, इतना द्वंद्व, समझ का लवलेश ही नहीं। दूसरा टुकड़ा उसे प्रोत्साहित करता कि संसार में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, छोटा सो ही बड़ा, बड़ा सो ही छोटा। जिस ईश्वर के नाम का इतना आतंक है, उसका तो कोई रूप ही नहीं है। बीज कितना छोटा होता है और पहाड़ कितना बड़ा, किंतु पहाड़ नहीं बढ़ता, बीज बढ़ता है। कैसी भी अपूर्व दानवीरता की परतें छीलने पर अंत में सड़ी गंदगी ही शेष रह जाती है। धर्मार्थ की दृष्टि से संस्थापित ये मंदिर, ये धर्मशालाएं, ये अस्पताल और ये विद्यालय इत्यादि सब कुछ काले धन की उज्ज्वल नामवरी है। कहाँ ये पवित्रतम अमूल्य टिकले 3, 13, 22 और 39, और कहाँ ये तुच्छ बिरला मंदिर। द्वैत टुकड़ों के बीच परस्पर अचीता महाभारत छिड़ गया। फिर भी एक मर्तबा, केवल एक मर्तबा लोहे की जाली का पट उघाड़कर प्रीतम को देखने की हिम्मत नहीं हुई। और उधर उसे न जाने अन्ना करेनिना के किस मर्म की तलाश है, उसके किस अनुराग की आकांक्षा है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी तांत्रिक मूर्छा है। प्रत्यक्ष झांकी की बात तो दूर, यदि सपने में भी झलक मिल गई तो वो थर थर काँपने लगेगी। पर कुछ ही देर बाद कमरे में अवतीर्ण होने पर आंखें बंद करके उसकी मोहनी सूरत क्यों कर ओझल की जा सकेगी। डॉक्टर या नर्स के प्रति आस्था रखने पर मरीज का इलाज भी बखुशी करना पड़ता है। यह तो नर्स का धर्म है, पावन कर्तव्य है। पर वो बावरा तथागत अंदर तो आए। तटस्थ फर्राश कभी धीरे तो कभी जोर से हाँक लगाता और अपनी बारी पर 2-2 मरीज भीतर जाने के लिए व्याकुल हो उठते। 33 और 34। मगर आज तो डॉक्टर आडवाणी न जाने किस सनक या किस खुशी में ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा रहे हैं। खैर, अब तो केवल 5 नंबर ही बाकी हैं, उसे अंदर आना ही पड़ेगा। बरामदे व कमरे के बीच लोहे की जाली का पट खुलते ही उसकी झांकी मिलेगी। पीताम्बर, बांसुरी, मोर मुकुट, ना सफ़ेद पैंट, फिरोजी कुर्ता, कत्थई पोथी, स्वर्णिम चित्रकारी, टोलस्टॉय की अमीर धिया, लाडेसर, अन्ना करेनिना, न जन्म के बहाने पैदा हुई, न मृत्यु के बहाने मरेगी। अकस्मात नर्स के कानों में कड़कती गाज उतरी। सिस्टर, 11 बजने वाले हैं, बचे हुए नंबर इकट्ठे कर लो जल्दी। मौत की दग्ध पुकार ऐसी ही होती होगी, कौन जाने। अचीती मुस्कान की ओट में धधकते अंतस की आग छिपाकर नर्स ने कहा, डॉक्टर साहब, अब तो केवल 5-7 नंबर ही बाकी हैं। हाथों के साथ साथ डॉक्टर मानो मुस्कुराहट को भी स्वच्छ करने का प्रयास कर रहा हो, उसी लहजे में बोला, पहले घड़ी में समय तो देखो, इतनी देरी तो कभी नहीं हुई। मरी घड़ियों के कल पुर्जों की टिक टिक से भला समय कब नियंत्रित हो सकता है। मगर नासमझ मनुष्य तो समय की बजाय घड़ियों का ही अधभरोसा करता है। डॉक्टर का अनुभव गहरा था। हाथ पोंछते पोंछते ही कहने लगा, जिन्हें ज़्यादा दर्द होता है वे 7 बजे से पहले ही आ धमकते हैं। इतनी देर से आने वाले शाम को फिर आ जाएं तो क्या तकलीफ़ है, इलाज के साथ साथ घूमना भी हो जाएगा। नर्स तो नारी थी, उसकी देह में औरत का कलेजा था। दरवाजे की तरफ बढ़ने की बिल्कुल ही शक्ति नहीं रही, मगर फर्राश की मर्दानी देह में मर्द का कलेजा था। मरीजों ने काफ़ी आरजू मिन्नत की, तेवर भी दिखाए, पर उसने तो जस तस बचे हुए नंबर इकट्ठे कर लिए। मेज के पास खड़े होकर इस कदर जोर से पटके मानो शेष मरीजों का यही माकूल इलाज हो। मानवीय शरीर की समूची शक्ति एवं चेतना कानों में केंद्रित करने पर भी नर्स को अन्ना करेनिना वाले युवक की वाणी सुनाई नहीं पड़ी। आंखों की तरह अभागे कान भी प्यासे रह गए। पीड़ा या दर्द के लिए केवल अक्ल दाढ़ की ही इजारेदारी नहीं है, बिना टीस की पीड़ा और भी ज़्यादा घनीभूत होती है, एकदम असहनीय। कितनी अधीठ
अधीर स्वप्न से नियंत्रित होकर नर्स मेज के करीब पहुंची। 39 नंबर का मैला टिकला हाथ में लेकर सुनी सुनी निगाहों से न जाने क्या निहारने लगी। मगर एक बात निश्चित है कि उस समय सूरज को भी टिकले के भाग्य से ईर्ष्या हुई होगी। देवों के देव सूर्य भगवान में अक्ल का इतना प्रकाश हुए बगैर अनंत निबिड़ अंधकार क्यों कर नष्ट हो पाता। जाने क्या सोचकर जाली का पट उघाड़ते समय डॉक्टर ने पीछे मुड़कर नर्स की तरफ रहस्यमयी निगाह से देखा। अरे, इन टिकलों में क्या खोज रही हो? तुम्हें भी तो समय पर पहुंचना है। तबीयत कुछ खराब है क्या? नहीं तो। फिर थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, मेरी तबीयत हमेशा दुरुस्त रहती है। आप चलिए, अभी हाथ मुंह धोकर आई। सचमुच नर्स के होंठों पर धुली हुई स्वच्छ मुस्कान चमक रही थी, मगर कभी कभार औरतें आंसू नहीं बहाकर होंठों से मुस्कुराती हैं। एक जानकारी और भी कि वैसी मुस्कान की लौ भीषण आग से भी अधिक उत्तप्त होती है, लेकिन उसे देखने के लिए वैसी ही दृष्टि चाहिए। आँखों की अपनी पुतलियों के जोर पर यह लौ नजर नहीं आती। टप टप की टापों के सहारे तांगा गुड़क रहा था। नर्स को कुछ ऐसा विवेक शून्य आभास हुआ जैसे घोड़े के बजाय वो स्वयं तांगे में जुटी हुई हो। अपने आप को कुरेद कर न जाने क्या तलब कर रही थी, वही जाने। सहसा फिरोजी कुर्ते वाले युवक से उसकी नज़र बिंध गई। आंखों के सामने चितकबरी अंधियारी पुत गई। सफ़ेद व काले चकत्तों में सर्वत्र एक ही छवि झलकने लगी। सफ़ेद पैंट, काले स्याह घुंघराले बाल, एक हाथ में अन्ना करेनिना थमी हुई, दूसरा हाथ गाल पर सड़क की बाईं तरफ धीरे धीरे चल रहा है। निपट अंधी होने पर भी ये नज़ारा तो उसे स्पष्ट दिखाई दे जाता। ये तो उसकी देह का ही दूसरा टुकड़ा है। सबसे पहले आया और बिना इलाज चुपचाप अपनी राह चल पड़ा। किसकी गलती है? ना उसकी ना नर्स की। नर्स को तो उसकी टीस का पूरा पूरा इल्म है, मगर उसे नर्स की अंतर्वेदना का कुछ आभास है कि नहीं? पूछे बगैर कैसे पता चले? कौन पूछे? क्यों पूछे? ना वो नर्स का नाम जानता है और ना नर्स उसका नाम जानती है। खुद ब खुद तो अपना नाम जानते ही होंगे। अपने आप से अपना परिचय होगा ही। कहीं दिशा भ्रमित होकर स्वयं अपने आप से दूर तो नहीं चले गए? फिर भी अपना नाम जानने की भूल तो क्या पड़ेगी। नर्स को ऐसा महसूस हुआ कि इतने बरस की उम्र तो केवल एक भ्रांति थी। सचमुच उसका जन्म तो आज ही हुआ है और वो जन्म के साथ ही पूर्ण रूप से जवान हो गई। शाम को वापस आएगा कि नहीं? सुदर्शन ने पलकें उठाकर देखा। तांगे में वही नर्स बैठी है। सफ़ेद बुर्राक वेश, मोहिनी मूरत। तिल की झांकी लेने के लिए मन तो खूब ही व्यग्र हुआ, पर नितांत हताशाई हाथ लगी। हाँ, था तो बाएं गाल पर ही, निश्चित बाएं गाल पर ही। टप टप की आक्रामक टापों से प्रतिपल दूरी बढ़ रही थी। वो पैदल था और नर्स तांगे में थी। ना ना ना, नर्स पैदल थी और वो तांगे में था। 3, 13, 22 और 39। क्या कहा बहन जी? तांगे वाले ने पीछे मुड़कर पूछा। नर्स की गुलाबी सूरत पर लज्जा की एक और झाई पुत गई। झिझक के साथ ही अविलंब बात संवारी। मैं पूछ रही थी तुम्हारा नाम क्या है? इस्माइल। किसका नाम जानना था और किसका जान लिया? इस्माइल, तांगा और तेज नहीं चल सकता क्या? क्यों नहीं चल सकता? अभी लीजिए। चाबुक के दो एक सटीक जड़ने पर तांगा काफ़ी तेज से गुड़कने लगा। उस तेजी का चश्मदीद गवाह था सुदर्शन। उसके कानों में टापों की टपाटप भी बढ़ने लगी, मगर वो तो अपनी चाल से उसी तरह एक के कदम आगे चल रहा था। नर्स के होंठ फिर खुले। 3, 13, 22 और 39। अन्ना करेनिना, लेव तोलिस्तोय। मानो कोई अमोघ मंत्र सार रही हो, मगर इस बार घोड़ों की तेज टापों और तांगे की खड़खड़ाहट के बीच उस मंत्र की भनक तांगे वाले को सुनाई नहीं दी। दूरी काफ़ी बढ़ गई और प्रतिपल बढ़ती ही जा रही थी। फिर भी काली सड़क की बाईं तरफ चलता फिरोजी कुर्ते वाला युवक नर्स को साफ नजर आ रहा था। अन्ना करेनिना की पोथी के लिए मन में जबरदस्त हूक जगी, मगर एकटक आंखें गड़ाने पर भी झांकी नहीं मिली। अन्ना करेनिना की स्वर्णिम छवि कुछ देर पहले ही उसकी आंखों के सामने अवतरित हुई और देखते देखते वापस ओझल हो गई। चलते चलते वो सहसा नीम की छाया तले क्यों रुक गया? हाथ गाल के नीचे उसी तरह टिका हुआ था। कदाचित दाढ़ का दर्द बढ़ गया लगता है, और जोर से फुसफुसाई। 3, 13, 22 और 39। ऐसा बेतुका अंट शंट पहाड़ा आज दिन तक किसी औरत ने कंठस्थ नहीं किया होगा। ना जाने क्या सोचकर उसने मुंह फिरा लिया। तत्पश्चात घोड़े की तनी हुई कनौती के बीच एकटक देखती रही। अनंत विस्तृत आकाश का उसके अतिरिक्त कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। घोड़े से जुता तांगा टपाटप की क्रमबद्ध आवाज करता हुआ प्रतिपल गुड़क रहा था, और
टप टप की उद्घोषणा करती हुई दूरी बढ़ रही थी, निरंतर बढ़ रही थी। किंतु बेहद आश्चर्य की बात कि हठात एक दूसरे से ओझल होते ही दोनों को एक साथ ऐसी भ्रांति हुई कि वे अविच्छिन्न आत्मीयता में लीन हो गए हैं। अभी आप सुन रहे थे विजयदान देथा उर्फ बिज्जी जी की लिखी हुई कहानी अतीठ।